गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बच्चों को टेस्ट प्रोवाइड किया था कंसेप्चुअल अप्रोच के लिए, तो काफ़ी बच्चों ने टेस्ट दिया। तो जो बच्चों ने नहीं दिया तो मैं उनको ही बोलूँगा आप टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट से आपका ना विजन क्लियर होता है कि कंसेप्ट भी क्लियर होता है और विजन भी क्लियर होता है कि हाँ भैया ये इस यूनिट में हमने इस तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक है, जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं काफ़ी हेल्प करते हैं आपको न्यूमेरिकल्स करने में, राइट। तो कोशिश कीजिए कि आप टेस्ट को विड्रॉ मत करिए और टेस्ट जरूर दें, क्योंकि टेस्ट देने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा आगे जाके फ्यूचर में। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ और जो बोर्ड अपीयरेंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। तो लास्ट टाइम हमने घोंसला पढ़ा था, उसमें कुछ एप्लीकेशन हमने कर भी ली थी और कुछ एप्लीकेशन हमारी बची हुई हैं। तो आज हम एप्लीकेशंस पे चलते हैं। देखिए कैसे एप्लीकेशन में हमें अलग अलग डायमेंशन वाली शीट दे दिया, लाइक, या आपको लाइन चार्ट डेंसिटी वाला एक वायर दे दिया, या फिर आपको एक सॉलिड स्फीयर दे दिया, या होलो स्फीयर दे दिया। तो ये बेसिकली इनमें ही हमने अप्लाई करना है घोंसला। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे होलो कंडक्टिंग वायर, राइट। तो होलो कंडक्टिंग वायर हमारा हो चुका था, तो अब हम करना है हमने सॉलिड कंडक्टिंग वायर। सॉलिड कंडक्टिंग वायर की क्या खासियत है? सॉलिड कंडक्टिंग वायर में अगर आप ध्यान से सोचो तो उसमें डेंसिटी कौन सी अप्लाई करोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? बना के देख लेते हैं अपन। तो मान लो ये हमारा ये इन्फिनाइट हमारी सॉलिड कंडक्टिंग वायर है। हमें फील्ड बताना है। अगर मैं आपको दो पॉइंट्स बना दूं, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है ए। अगर यहाँ पे अगर आपको फील्ड बनाना है तो आप मुझे बताओ, ये एज अ वायर कंसीडर किया था हमने, तो बाहर तो एट पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारा K2K लैम्डा बाय आर। अगर आप यहाँ लेते तो, अगर यहाँ लेंगे बी पॉइंट पे, ये इसकी एक्सिस मान लो, तो ये अगर दूरी होगी तो ये कितनी है? आर। ठीक है, पता है हमें। अच्छा, बट मैंने तो यहाँ तो पूछा ही नहीं, मैंने तो यहाँ पूछा है क्या ये होलो है? नहीं है। चार्ज यूनिफॉर्म इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे तो इस पॉइंट पे बताना है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप डेंसिटी कौन सी अप्लाई करोगे, वॉल्यूम, सरफेस या लीनियर? तो ध्यान रखें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लेते हैं Q बाय V। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊँ, लो मैं गॉसियन सरफेस बना लिया। चलिए इसकी बात करते हैं हम ए पॉइंट की। लो भाई, इस पॉइंट पे बना रहे हैं ना, ए पॉइंट पे मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है गॉसियन सरफेस की? ये कर्व सरफेस की L। ये रेडियस कितना ले लिया आपने? R। ठीक है, ध्यान से समझे, बहुत ईजी है। अब इसमें मैं कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें आपको ये भी मिल जाएगा, शायद ऐसा लिखा मिल जाएगा आपको, ये दे दिया और रो इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे कैसे लिख दिया। लैम्डा यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगी? वो कूलम मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ तो मैंने कैसे इसको लिख लिया ऐसे? देखिए, इसी वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम कितना है इसका? ये वाला वॉल्यूम कितना है? लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय L, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय पाई आर स्क्वायर इंटू L। ठीक है, इसकी वैल्यू ये रख दो आप, तो रो कितना आ जाएगा? लैम्डा इंटू L पाई आर स्क्वायर इंटू L। L कट गया, वही चीज़ आ गई। तो ये तो हमें आना चाहिए कि आप कई बार इस फॉर्म में अगर दिया मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे इसको निकाला है वॉल्यूम की टर्म में और लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म में। तो हम तो चलो और इजी तरीके से करेंगे इसको। तो हमें जो ये बताना है इसका रो Q बाय V। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे कुछ पॉइंट्स बनाने थे। जैसे पॉइंट वन में मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल कर लिया ना, सिलेंड्रिकल। दूसरा क्या था? इसका आप एरिया निकाल लो। गॉसियन सरफेस कैसा है हमारा? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट
हमें इसका हमें इसका ये जो क्लोज इंटीग्रल वाला जो हमारा कंसेप्ट है ये यहाँ पे अप्लाई करना है। हमें इसका ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का एस के साथ जो क्लोज सरफेस है उसके साथ क्या रिलेशन है वो बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने वायर के लिए कर लिया, ठीक है, बाहर निकाला था, तो हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया था और उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल बताया था। कितने सरफेस होते हैं इसमें? 3, 2 फ्लैट, एक कर्व्ड, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया यहाँ पे। तो ई 2 सरफेस हैं, फ्लैट 1, ठीक है, cos 90 प्लस ई डी एस को फ्लैट 2 cos 90 और एक कर्व्ड सरफेस, ठीक है, cos 0। अगर आप सोच के देखो तो चार्ज तो हर जगह बैठा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कहाँ है? बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है? बाहर। तो एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। चलिए ठीक है, तो ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या लिख दी हमने? आपको हर एप्लीकेशन में यही 2-3 नियम अगर लगाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे लगाओ ई इंटू इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्या पॉइंट है? तीसरा पॉइंट में हमने लिख लिया चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। क्या 0 है? क्या 0 तो नहीं है क्योंकि सॉलिड है। तो अब क्या लिखोगे इसमें? क्यू इन, वो आएगा रो इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू एल, ठीक है, यही है ना। इसके अंदर ये जो आपने आर दूरी मानी, स्मॉल आर पॉइंट, अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो अब क्या आएगा? आप देखिए, तो अब यूजिंग गॉस थ्योरम, अब थ्योरम आप अगर अप्लाई करोगे तो इसमें क्या आएगा? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इम्प्लाइज दैट ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वेयर इंटू एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बताइए क्या क्या कट गया? तो ई कितना आएगा? 2 भी आएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सॉलिड कंडक्टिंग वायर इनसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग वायर, राइट। अगर आप ये आर कैपिटल आर कर दोगे तो आप सरफेस पे आ जाओगे। उसके बाद फिर आपका दूसरा नियम लागू हो जाएगा। उसके बाद तो चार्ज उतना ही है जितना इस पूरी वायर पे है। बाहर हम वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, बट अगर सॉलिड है तो उसके अंदर कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आप इसको दोबारा से रिवीजन करना घर पे अच्छे से, कई बार आ जाता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस पर ग्राफ भी आ जाते हैं। जेई बहुत बार पूछता है ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेंगे वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे। ये कौन सी वायर थी? सॉलिड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। मान लो ये हमारी सॉलिड है, सॉलिड वायर इनफाइनाइट में है ना, और ये इसकी एक्सिस बना लो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ग्राफ इसके साथ ही बना देता हूँ। मान लो ये वाली एक्सिस वाई इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है और ये वाली आर दूरी को, ठीक है। यहाँ तक रेडियस कितना है? आर, अंदर कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको यहीं दिखा दो। तो ये वाली दूरी है आर, ओरिजिन से इधर जाओगे इस लाइन से एक्सिस से तो आप आर दूरी पे आ गए। अब दूसरा केस क्या है? हमने होलो भी लिया था। ये कौन सी है? सॉलिड। होलो में इनफाइनाइट, ये इसकी एक्सिस बना लो और यहाँ पे फिर से ये वाला अप्लाई कर दो, वाई और एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये वाई और एक्स, ई वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये दूरी कितनी है? आर, और अंदर से कैसा है ये? होलो, ठीक है। तो मुझे ग्राफ बना के दिखाओ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0। बाहर कितना था? बाहर के लिए निकाला था हमने कितना था भाई? रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था नहीं? क्या था फिर? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ये वाला था, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ध्यान रखें, ये आगे आएगा जब हम शीट पढ़ेंगे, उसमें शायद आएगा, अभी तो नहीं आएगा। उसमें भी बाहर आपसे कोई पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? बी पॉइंट पे ई लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट।
आर से लेना देना होता है जो हमारी एक्सिस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अभी निकाला आपने, रो आर टू एप्सिलॉन नॉट। रो कांस्टेंट है, बस बचा कौन, आर। देखो पावर स्ट्रेट लाइन में जाएगा अगर आप, तो यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन गया, मान लो इतना मैक्सिमम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नोट मान लो। उसके बाद ये वाला है ना, तो कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक शेप ऐसे। ग्राफ आया, क्लियर हुआ। और यहाँ पे बताओ, यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जीरो दिखा दो, और बाहर कहीं किसी पॉइंट से ये देखो, ठीक है, आ गया। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने ग्राफ भी कंसीडर कर लिए कि ये ग्राफ होलो और सॉलिड कंडक्टिंग वायर में कैसे बनाने हैं, ठीक है। बहुत बार ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, जेई में भी आ जाता है, नीट में भी आ जाता है, तो ध्यान रखें। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूले के साथ आप ग्राफ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे करते हैं आपने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी आपने लाइन के कारण निकाला, लाइन डेंसिटी के कारण, अब हम निकालेंगे शीट के कारण, ठीक है। ये एप्लीकेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। ये रिशीट, इस शीट में अब मुझे यहाँ पे बताना है तो आप बताओ कितना है, यहाँ बताना है बताओ कितना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सॉलिड कंडक्टिंग वायर का हो गया। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट, मतलब पतली शीट ले लिया आपने। बाद में हम इसको सॉलिड में भी मानेंगे, थोड़ा थिकनेस में भी मानेंगे, पहले आप इसको कर लें, ये तो आपका जनरली पूछा जाता है। ये हमारी शीट है, ठीक है, ये इनफाइनाइट में ये शीट ले ली, ओके। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कहाँ बताना है, मान लो इस पॉइंट पे बताना है, पी पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से आप कुछ दूरी मान सकते हो, वैसे डिपेंड नहीं करेगी, डी दूरी पे बताना है। अब मुझे ये इस पर अनचार्ज, सॉरी इस पर सिग्मा डेंसिटी का चार्ज है, इस पर ये चार्ज बैठो, मान लो पॉजिटिव है, राइट। अब इस पर कैसे निकालें, अब आपको क्या मानना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो यही है, क्या कंसीडर करोगे, गॉसियन सरफेस। चलो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अब कैसे करें, स्पेरिकल लोगे तो एरिया वेक्टर तो ऑलमोस्ट कैसा है इसका, नॉर्मल, देखो ये रहा नॉर्मल, ठीक है। तो स्पीयर तो नहीं कंसीडर हो रहा है इस पर, अगर स्पेरिकल गॉसियन सरफेस लोगे तो नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल लिया, तो सिलेंड्रिकल ले लो आप, ये ले लिया और यहाँ से निकाल के पीछे ले गए, पूरा लेंगे ना कंप्लीट। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड में, मीन्स राइट में, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट में। बस शीट है तो शीट पे कितना होता है, सॉरी शीट के इधर अगर जाओगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर जाओगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ठीक है, आइडिया आता है हमें। अब पहला पॉइंट में क्या है, आपने क्या कर लिया, कौन सा सरफेस लिया, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, अब इसको आपको क्लोज ई डॉट डी एस को कैलकुलेट करना है, तो ई डॉट डी एस कैलकुलेट करें। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अब एरिया वेक्टर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर कहाँ है, ये रहा एरिया वेक्टर A1, ठीक है। बट ये कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ है, A2, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। अब कौन 90 डिग्री एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर के साथ, सोचो, कर्व्ड सरफेस या फ्लैट सरफेस, तो आंसर है कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो अब जब इसको 3 भागों में लिया था, फ्लैट 1 ई डॉट डी एस कोस 0 प्लस फ्लैट 2 ई डॉट, जब आपने खोल दिया तो अब डॉट नहीं आएगा, कोस 0 प्लस ई डी एस कोस 90। ये कौन सा सरफेस, कर्व्ड सरफेस, ये तो 0, तो बचा गया। इसको पूरा एरिया ए मान लो, इतने में सिग्मा डेंसिटी आपने ले ली, ये एरिया ए, इधर भी ए और उधर भी ए, दोनों तरफ लिया जाएगा, तो ये क्या आएगा, ई ए प्लस ई ए, तो कितना होएगा, कितना लिखेंगे हम इसको, ई डॉट डी एस, तो ये हमारी वैल्यू आई 2EA। पॉइंट 3, चार्ज बताओ, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, देन विल बी कितना होगा,
क्यू इन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू बाय ए, तो क्यू क्या होगा सिग्मा इंटू ए। देन लास्ट पॉइंट यूजिंग गॉस थ्योरम, तो अगर आप थ्योरम अप्लाई करोगे तो आप इसको वैल्यू रख दो इसकी, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, देन इसकी वैल्यू क्या आएगी क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई टू ई ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से कट गया तो फाइनल वैल्यू विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद हो तो शायद हमने ये पहले भी किया है इंटीग्रेशन के हेल्प से, याद है डिस्क लिया था फिर उसको इनफाइनाइट मान लिया तो लगभग ये आया, तो हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से ही निकाल लिया। गॉस थ्योरम में देखो ये पहलू अलग है, ये पहलू अलग है, इसको बोला गया फ्लक्स, क्यू इन अगर जीरो है तो फ्लक्स जीरो है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ठीक है आगे आएगा आपको समझाएंगे, अभी आप इस पर ध्यान दें। इस शीट के कारण निकाला आपने, थिन शीट मान ली, तो एक शीट के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चा कहता है सर वो तो प्लस डायरेक्शन है माइनस डायरेक्शन है, ऐसे बच्चा कंफ्यूज होता है। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको हम स्केलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं, ठीक है, तो हम सिंपल उसको ऐड कर सकते हैं, आप चाहो तो φ1 φ2 मान के भी कर सकते थे, ये तो हो गया चलिए समझ में आता है। बट किसी ने बोला कि अगर ये शीट थिन ना हो गए थोड़ी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थिक जो शीट होती है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ठीक है मैं बना देता हूँ। मान लो ये आपकी थिक शीट है, आप इसको ना साइड से देख रहे हो, ओके। अब आपने बाहर तो निकाल लिया, बाहर बी पॉइंट पे आपने निकाल लिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट अंदर अगर सॉलिड है और थिक है तो अंदर तो बताना पड़ेगा भाई। मान लो इसकी जो ये टोटल दूरी है वो डी मान लो, ओके। मुझे तो यहाँ बताओ किधर, इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेता हूँ, ले लिया भाई, ठीक है ठीक है। अब इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर कहाँ होगा बाहर, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा वो भी बाहर होगा। तो अगर देखें तो कर्व्ड सरफेस वाला तो एंगल कितना हो गया cos 90, तो वैल्यू 0 हो गई, बची कौन सी वाली, ये वाली, इधर भी सेम होगा। अब पॉइंट 1 सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अंडरस्टूड है, वो तो हमें निकालना ही है और हमने ड्रॉ कर लिया। अब बचा क्या ये पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर आप निकालोगे वैल्यू तो वाइलर वैल्यू, ये वैल्यू फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3, तो देखो फ्लैट 1 का कॉस 0, तो अगर आप इसको फाइनली लिखें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू आएगी 2EA, 2EA, ओके। ये वाला और ये वाला टोटल हो गया। पॉइंट 3 में क्या लिखोगे आप, पॉइंट 3 में आपको बताना है क्यू इन, तो क्यू इन कितना होगा, सोचिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम यूज़ करते हैं, तो ये आएगा रो इंटू एरिया इंटू ये दूरी, आप कितनी लिखोगे यहाँ पे, ये दूरी लिख लो आप, कितनी लिखोगे, यहाँ से ये x, यहाँ से ये x, तो ये कितना हो गया 2x, ओके, तो ये आ गया 2x, राइट। अब ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, तो पॉइंट 4। तो अब फाइनली आपको क्या यूज़ करना होता है, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो आप जब यूज गॉस थ्योरम करोगे यूज़, तो आपको तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख के इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो आपकी जो वैल्यू आनी है वो आएगी क्या, देखिए 2EA है ना, ये वैल्यू रखा आपने यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है चार्ज की, तो ये आई रो A इंटू 2x बाय एप्सिलॉन नॉट, ये A से A कट गया, 2 से 2 कट गया, देन वैल्यू विल कम x बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द थिक इनफाइनाइट शीट, राइट। तो आप इसको उतारिए, ओके। अगर आप चाहें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बना सकते हैं इसका, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे और पूछता हूँ, ये शीट है, शीट पे आपने बोला कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि मेरी ये दूरी r है और आपसे बोला कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E है, चलिए मैं ये दूरी r से 2r कर दूँ, आप बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E डैश, तो E डैश E से कम होगा
ये ज़्यादा होगा, ई डैश ई से कम होगा, ई डैश ई के बराबर होगा। क्या लगता है आपको? सोचिए। आंसर क्या आएगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? क्योंकि अगर आपने जब फॉर्मूला निकाला था शीट का तो वो कितना आया था बच्चों? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये आर पे डिपेंड करता है? आर पे डिपेंड नहीं करता। आर पे डिपेंड करता होता तो चेंज हो जाता, तो ये कांस्टेंट रहता है। बट अंदर दिख रहा है आपको? तो अंदर का जो ग्राफ बनाओगे वो कैसा बनेगा? देखिए ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे डी, यहाँ तक तो चलेगा ना ये, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन चलेगा, उसके बाद कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। लास्ट टाइम जैसे क्वेश्चन था तो उसमें हमने किसके कारण निकाला था? वायर के कारण। अब ये किसके कारण है? शीट के कारण। ओके, तो आप ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ कई बार आ जाते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस भी हम करेंगे आगे, तो कैसे करने हैं वो हम आगे समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा शीट। बेसिकली ये बोर्ड में नहीं आता, तो जो थिन शीट वाला है वो ज़्यादा पूछा जाता है, उससे रिलेटेड और भी हैं। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, स्पीयर्स। जो स्पीयर्स की जो कैलकुलेशन है गॉस थ्योरम यूज़ करके वो कैसे होगी उस पर ध्यान देंगे हम। स्पीयर्स, इसमें पहले मैं आपको बता दूं कुछ कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। मान लो मेरे पास एक स्पीयर है, वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है। अगर मैं उसके अंदर, कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग की खासियत ये होती है कि वो अपने अंदर से चार्ज को अलाउड कर देता है। जब तक अलाउड करेगा जब तक उसका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए हर पॉइंट पे। मान लो यहाँ पे हमने चार्ज मैंने ऐसे बाल्टी में से निकाले और यहाँ पे ज़बरदस्ती बिठा दिया, बट अब ये क्या होगा कि दूसरे दूर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दूर होके। तो ये जब दूर जाएंगे तो ये जाते 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 यहाँ आ गए, सरफेस पे आ गए, और सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर ये यूनिफॉर्म है तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यूनिफॉर्म स्फीयर है ना, तो ये यहाँ चले गए। अब अंदर का क्या हो गया? अंदर अगर मैं बोलूँ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। अगर किसी पॉइंट पे, ये वैसा ही है जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है, तो उसमें मैंने पढ़ा है कि आप अगर ये होलो होता और आप कहीं भी चले जाओ किसी पॉइंट पे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशन फील्ड मास डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ज़ीरो था ग्रेविटेशन फील्ड। और यहाँ पे हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं? मास डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज की कंसिडरेशन लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कहीं भी बैठ गए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। क्यों हो गया ज़ीरो? हमने रख के देखा चार्ज यहाँ पे, तो क्या देखते हैं? जहाँ है ये वहीं रहता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इसको दो हिस्से में बांट लो आप, तो ये वाले हिस्से में चार्ज कम है तो दूरी भी कम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर हर पॉइंट का। बट ये वाला हिस्सा दूरी भी ज़्यादा है और चार्ज क्वांटिटी भी ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैलकुलेशन वाइज देखा गया कि यहाँ पे इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों नेट सम मिलाते हैं तो ज़ीरो मिलता है। तो गॉस थ्योरम से भी कर सकते हो आप इसको, है कि नहीं? अब अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके अंदर अंदर अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँ तो उसके अंदर चार्ज कितना है? ध्यान से देखें, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो बिल्कुल अंदर अंदर, जस्ट इनसाइड द सरफेस, कर दिया। अब चार्ज कहाँ है? तो सरफेस पे आ गया। चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे रिसाइड हो जाता है, याद रखें, बहुत काम आएगा आगे। कैसे से कई क्वेश्चन आते हैं, मैं भी कराऊंगा एक क्वेश्चन आपको। चार्ज हमेशा कौन से सरफेस पे रहेगा? आउटर सरफेस पे। ओके, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? अगर चार्ज देखो गॉस थ्योरम के हिसाब से भी अगर देखें, गॉस थ्योरम क्या बोलती है? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर चार्ज, अगर आप मोस्टली बुक्स में ही मिलेगा कि अंदर चार्ज कैसा है, गॉसियन सरफेस के अंदर है ही नहीं चार्ज, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना जाता है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, और फ्लक्स जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जरूरी थोड़ी ना कि जीरो हो जाएगा, तो क्यों ही ना अगर जीरो है तो आपने यहाँ क्या मान लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, ये एक हम सिंपल बुक में जब हम पढ़ते हैं तो हमें गॉस थ्योरम के हिसाब से कहा गया कि अगर चार्ज अंदर नहीं है तो हम वहाँ पे क्या मान लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, चलो ये बुक के हिसाब से हम इसको कंसिडर कर लेते हैं।
बट कोई ज़रूरी है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास ये स्पीयर है और ये ऐसा है कुछ, इसके अंदर शेल है, ये इसकी थिकनेस है, इनर रेडियस है कुछ, अगर मैं इस पर चार्ज रख दूँ तो चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया तो चार्ज कैसे आएगा? ये ए सरफेस, ये बी सरफेस, ए पे आएगा या बी पे आएगा या दोनों पे आएगा? क्या लगता है आपको? तो हमें बोला गया है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? जीरो, क्योंकि जैसे आप इसमें रखोगे तो ये चार्ज दौड़ेंगे और जब तक दौड़ते रहेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ना हो जाए? जीरो ना हो जाए। भाई चार्ज पे फोर्स लगता है, क्यों लगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होगा तो काहे की फोर्स? तो ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ना हो जाए? जीरो। तो हमने क्या मान लिया? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। भले ही आपने ये सॉलिड लिया या मैं भी आपको बताऊंगा, आपको स्पीयर्स हम 4 तरह के पढ़ते हैं, तो यहाँ की बात करते हैं पहले। तो यहाँ पे चार्ज कहाँ रहेगा? अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो अंदर की तरफ फिर से, तो आप मुझे बताओ इसके अंदर चार्ज है क्या? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? चार्ज की तो चलो बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है इसके अंदर? जीरो। तो चार्ज कहाँ आ गया होगा? सरफेस पे। जो क्यू इन है वो कहाँ आ गया? सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो अगर जीरो है तो चार्ज कहाँ होगा? इसके अंदर नहीं होगा। तो चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस। हमेशा याद रखें आउटर सरफेस पे चार्ज भाग जाता है, वहीं जाके वो रुक जाता है, पोटेंशियल बराबर हो जाता है। अभी हम ये तो यूनिफॉर्म लिया है, हम दूसरी शेप भी लेंगे टेढ़ी मेढ़ी, आप चाहो तो इसको ऐसे भी मान सकते हो। ये लो, ये ऐसे ले लो आप, ठीक है, ये ऐसे ले लिया, तो चार्ज कहाँ रहेगा? आउटर सरफेस पे। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जब कैपेसिटर करेंगे ना स्टार्ट, वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ज़ीरो। नेट फील्ड ज़ीरो होता है, उसके अंदर चार्ज स्टे नहीं करता। वो कहाँ आ जाता है? वो सरफेस पे आ जाता है भाई। ओके, याद रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्पीयर हमारे 4 तरह के हम लेंगे। देखिए, पहला स्पीयर होता है हमारा सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर। कौन सा स्पीयर? सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर। ओके, फर्स्ट। दूसरा होगा हमारा होलो कंडक्टिंग स्पीयर। तीसरा होलो नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, ठीक है, याद रहेगा। और फोर्थ होगा हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। ये वैसे ही हो गया जैसे तरबूज खाया ना आपने, तरबूज में क्या होता है? तरबूज में हर जगह बीज ऐसे बैठे होते हैं, तो हम ये मान लेते हैं वो चार्ज बैठे हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में, और वो कहीं नहीं मूव कर सकते, जहाँ बैठे हैं वहीं रहना होगा उनको। अब ये वाला स्पीयर देखिए ऐसा, ये वाला स्पीयर ऐसा, ये वाला स्पीयर ऐसा, और ये वाला स्पीयर ऐसा। इन चारों में क्या अंतर है? पहली बात फिर बोल रहा हूँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। भले ही वो सॉलिड हो या फिर होलो, वो हमेशा कहाँ आएगा? आउटर सरफेस पे, ठीक है, बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ज रखूँ तो ये कहाँ बैठ जाएगा? इधर आ जाएगा। आ गया? ठीक है, ध्यान समझे। आपको छोटे टाइम में, थोड़े टाइम में हम सारे स्पेयर्स कर लेंगे। 4 स्पेयर है ना, क्या क्या निकालना है मैं वो बताऊंगा क्या निकालना है। रेडियस आर है इसका, सेम स्पेयर का डायमेंशन लिया आर और ये आर। ओके, अब ये सॉलिड है, कंडक्टिंग है, तो जैसे हमने चार्ज डाला अंदर, वो कहाँ बैठ गया? जाके आउटर सरफेस पे बैठ गया भाई, बहुत अच्छी बात है। ये इस पे भी कहाँ रहेगा? ये तो होलो है अंदर से, तो वैसे भी चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेस पे। ये होलो नॉन कंडक्टिंग है, इस पे भी कहाँ रहेगा? सरफेस पे। ये लो जी, रहा। इसमें बताइए क्या रहेगा? इसकी बात करें तो इसकी बात ये है कि इस पे चार्ज ऐसे ही स्टेबल रहेगा। एक बार पहचान करें, सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर, होलो कंडक्टिंग स्पीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्पीयर और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। कितने स्पीयर हो गए? 4 हो गए। निकालना क्या क्या है? अब बात ये आती है कि मान लो मुझे यहाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए और बी, ए और बी। अगर ध्यान से देखें 3 स्पीयर एक जैसे लग रहे हैं। कौन से? एक स्पीयर को छोड़ के बाकी जो 3 आप पढ़ोगे, आपको चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, शेल होलो कंडक्टिंग स्पीयर, या इसको शेल भी बोल देते हैं, है ना, स्पेरिकल शेल भी बोल देते हैं,
होलो कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये जो 3 स्फीयर्स हैं, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी अंदर और बाहर एक जैसी आएगी। गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी आ जाए, आंसर एक ही आएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना जाएगा, क्या होता है, 0 माना तो क्या जाएगा, हम निकाल लें कैलकुलेशन वाइज। एक्चुअल में ये निकालना है आपको बस। इसमें क्या क्या निकालना है, एक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चारों में, अंदर बाहर ए और बी पे, और फिर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है वी और बी पे, ठीक है, चारों में। तो ये हो गया, कितने हो गए, और ग्राफ भी बनाना है आपको। क्या बनाने हैं, ग्राफ, चारों में ग्राफ भी बनाएंगे हम। फिर और क्या निकालना है, फिर इनकी एनर्जी भी निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अंदर बाहर क्या होती है, ठीक है। तो हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। गॉसियन सरफेस, ये स्पीयर्स गॉस थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं स्पीयर्स के लिए, वो बोर्ड में भी आ जाती है, तो ध्यान से समझें। सीबीएसई में भी पूछा जाता है कई बार, तो इम्पोर्टेंट है, ग्राफ इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, है ना, हरियाणा बोर्ड में भी आता है अच्छे से। तो हमें ये चीज़ें निकालनी है। तो हम काहे को इतना समय लगाएं, अलग अलग करें, हमें जब पता है तीनों का रिजल्ट एक ही आना है, क्योंकि चार्ज कहाँ पे है, ध्यान दें, आउटर सरफेस पे। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग होगी, बाकी इन तीनों की कैलकुलेशन एक ही होगी। आप किसी को ले लें, तो हमें क्या क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ, पोटेंशियल ग्राफ, इन 2 पॉइंट्स पे, राइट। चलो आप किसी का ले लो, आप, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसका थोड़ा अलग हम पढ़ेंगे, तो चलो इसको रहने दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पीयर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो आपको 3 केस दे दिए, 3 केस कौन से। अब इसको कुछ मान लो आप, सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर मान लो, होलो कंडक्टिंग स्पीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, बात तो एक ही है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि मुझे 3 पॉइंट दे दिए, ये है सी पॉइंट, इस पे निकालो, ये हो गया स्मॉल आर। एक निकालना है आपको, कौन सा भाई, एक ये निकालना है ये बी पॉइंट, कैपिटल आर, ठीक है भाई। और एक निकालना है आपको ये ए पॉइंट पे। 3 जगह पे आपको फील्ड बताना है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या, कहाँ से स्टार्ट करें, पहला जो केस होगा हम यहाँ पे निकालते हैं, केस फर्स्ट, जहाँ पे आपने ये लिखा कि R इज ग्रेटर देन R, राइट। अब पहला जो आप स्टेप लगाया, पॉइंट लगाया, वो आपने बोला कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो ये आपको साफ दिख रहा है, चार्ज कहाँ है, चार्ज तो यहाँ है, जस्ट आउटर सरफेस पे। तो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, तो आप मुझे बताओ कौन सा लोगे, स्पेरिकल। तो आपने पहला जो पॉइंट लिया, पॉइंट 1, तो क्या लिया, तो पॉइंट 1 लिया हमने, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, चलिए ठीक है। पॉइंट 2 ई डॉट डी एस निकाल लिया, जानते हैं ना आप ई डॉट डी एस। अगर मैं पूरा स्पीयर बनाऊं, तो अब सोच के देखो, यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चा कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अब सोच के देखो, अगर पॉइंट चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता, ऐसे होता कि नहीं होता, होता। ध्यान दे इस चीज़ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता। और ये अगर स्पीयर के अंदर होता तो स्पीयर ऐसा है कि नहीं। अब ये अगर चार्ज को अलाउड कर दें, तो ये कहाँ से दौड़ेगा, सरफेस पे, तो ये सरफेस पे दौड़ गया। जैसे सरफेस पे दौड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी सरफेस पे आके बैठ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा रेडियल आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी। अभी आपने ये बोला कि ये दौड़ के यहाँ आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, होगी क्या, नहीं। तो देखो ऐसे हो जाएगा। अभी चार्ज अंदर नहीं है यहाँ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहती है, याद रखें, बहुत काम आएगा, क्योंकि इन चीज़ों पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, जेईई में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम कोई कमी नहीं छोड़ने चाहते। तो पॉइंट 1 ई डॉट डी एस, तो कितना आएगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इधर एरिया वेक्टर का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0, तो ये वैल्यू आएगी ई 4 पाई आर स्क्वायर। तीसरा पॉइंट, इस सरफेस के अंदर बताओ चार्ज कितना है, तो आपने लिखा क्यू ही तो है ये सारा चार्ज। और पॉइंट 4, तो क्या आएगा ई डॉट डी एस, क्यू इन कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट।
ओके, जो स्फीयर के अंदर बाहर इस दूरी पे सी पॉइंट आर दूरी पे कितना होगा हमने निकाल लिया। अच्छा केस, ये तो हो गया पहला केस। केस 2, अगर मैं आर को आर के बराबर ही कर दूं, कौन सा आर, मान लो मैंने यहाँ लिया ही नहीं, मैंने तो यहाँ मान लिया इस पॉइंट पे, बिल्कुल बी पॉइंट पे, तो आप जस्ट सरफेस थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर आपने एक सरफेस ड्रॉ कर दिया। अगर ये ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे जस्ट ऊपर रखा, जस्ट ऊपर, तो वहाँ पे बाकी केस तो सारे ऐसे ही हैं। तो फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 4πr² एप्सिलॉन नॉट। स्पेरिकल सरफेस अगर लें तो उसका एरिया तो कितना होता है, 4πr²। अब आ जाओ अंदर, जो इम्पोर्टेंट है केस 3। केस 3 में मुझे बोला गया कि मुझे तो भैया अंदर का बताओ, कहाँ का, अंदर का। तो अंदर सिंपल वे में पढ़ते हैं, तो बोर्ड के हिसाब से अगर पढ़ें तो अंदर ले लिया। अगर सोच के देखो, अगर यहाँ पे चार्ज होता और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती तो बाहर की तरफ ही होती कि नहीं होती, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होता कि नहीं होता, तो एंगल अभी भी कितना है, 0। फिलहाल हमें पता है कि चार्ज कहाँ बैठा हुआ है, सरफेस पे, बट अगर अंदर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती तो ऐसे ही। ओके, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो E.ds R इज लेस देन R, E.ds का वैल्यू क्या होता, E.ds cos 0 आया समझ में, 0 क्यों आया, तो फाइनल अगर आप लिखोगे तो ये कितना आएगा, 4πr²। बट अब चार्ज बताओ, चार्ज के लिए कंडीशन क्या है, इनसाइड गॉसियन सरफेस। क्या इसके अंदर चार्ज है, इस सरफेस के अंदर नहीं, वो कहाँ है, इससे तो बाहर है, बाहर दिख रहा है, तो इसके लिए चार्ज क्या होगा, Q इनसाइड कितना होगा, 0। देन तो E.ds इंटीग्रल Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इसकी वैल्यू रखोगे तो कितनी आएगी, E 4πr² इज इक्वल टू 0। अब 4πr² जो ds है वो तो 0 नहीं हो सकता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो सकता है। तो हमने यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए 0 होता है अंदर। तो आपको क्या समझ में आया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, 0। आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ वहाँ पे क्या मिलेगा, 0, बिकॉज चार्ज ऑलवेज रिसाइड एट द आउटर सरफेस, राइट। बाहर तो है, ये रहा, आप कहीं चले जाओ। तो इसके अगर आप ग्राफ बनाओगे तो बना लो ग्राफ, ये दूरी कितनी है, r, रेडियस है ना ये r। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये वाली लाइन किसको शो कर रही है, ये वाली शो कर रही है आपकी दूरी जो r है। बता दो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, बोलिए बोलिए, 0। तो ये 0 हो गया। उसके बाद कोई वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और वो बाद में ओके इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। एरिया रिलेशन तो आप स्क्वायर की फॉर्म में है तो ऐसे आ गया। चार्ज तो नहीं बढ़ रहा ना, चार्ज तो जहाँ वहीं बैठा है, तो हमने निकाल लिया, तो ये ग्राफ बन गया। अच्छा अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो सेम केस, अगर मैं आपको बोलूँ कि पोटेंशियल बताइए तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो इस पे निकाल लेते हैं। ये तीनों के लिए है, तीनों में बनेगा, यही ग्राफ बनेगा। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो यहाँ से अगर मैं इस दूरी पे बोलूं P पॉइंट पे, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज क्या हुआ है और ये दूरी R है, तो आप निकाल चुके हो Q/R, निकाला था ना, ठीक है, Q/R। चाहे आप चार्ज यहाँ रखो या फिर यहाँ रखो, डायरेक्शन तो हमेशा आउटवर्ड ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ले आ जाता है सेंटर पे से लिया जाएगा क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस मानी जाती हैं, तो हमने लिखा। बट अगर मैं अंदर बात करूं इस दूरी पे, इस वाली पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल बताओ। बच्चे ने बोला जी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, तो क्या पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, सोचिए। आंसर है नो, पोटेंशियल 0 नहीं होगा, चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाएगा। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, -dV/dr, जानते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा है हमने। तो ये क्या चीज़ है, ये पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल नहीं है ये क्या है, ये पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल। तो ये चेंज इन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये 0 हो गया, तो अगर ये 0 है तो dV/dr 0 हुआ ना, तो इसका मतलब V भी 0 हो गया क्या, V 0 नहीं है, V कांस्टेंट है। V कैसा है, कांस्टेंट।
ध्यान रखें इस चीज़ का, V कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल अगर जीरो है तो V हर जगह कैसा रहेगा, सेम, जो सरफेस पे है वही अंदर रहेगा। तो मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, बना के दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या बनेगा, अगर यहाँ स्फीयर बनाऊँ मैं तो, और आपसे बोला कि यहाँ पे इस दूरी पे पोटेंशियल बताओ, तो आपने लिखा V इक्वल टू के क्यू बाय आर, तो जो ये पोटेंशियल होगा ना वही अंदर होगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पॉइंट पे बताओ, P पॉइंट पे, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर है यहाँ पे भी, मैं आपको अगर मैग्नीट्यूड वाइज बोलूँ, अगर पोटेंशियल सरफेस पे 10 वोल्ट है तो अंदर भी 10 वोल्ट ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट पोटेंशियल क्या रहेगा, 10 वोल्ट। अगर आपको बोला गया कि मैं ए पॉइंट से इस पॉइंट पे चला गया बी, तो कितना वर्क डन हुआ, बोलिए। तो वर्क डन क्या होता है, वी इंटू क्यू, डी वी इंटू क्यू। डी वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, फॉर्मूला याद है आपको, डी वी इंटू क्यू। तो ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, बट पोटेंशियल कैसा है, चेंज, जीरो, तो वर्क डन में क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप कहीं भी चले जाओ अंदर, कोई वर्क डन नहीं होगा। तो पोटेंशियल हमेशा कैसा है अंदर, कांस्टेंट, कैसा है, कांस्टेंट। तो आपने लिख दिया, तो बस, तो इसका ग्राफ भी बना देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। ये लो भाई, बना दिया ग्राफ। ये दूरी कितनी है, ये देखो आर, ओके। तो यहाँ का पोटेंशियल बनाओ, अंदर पोटेंशियल कैसा, कांस्टेंट, और जैसे बाहर आएगा तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। ये दूरी देखो, ग्राफ भी बन गए, पोटेंशियल भी आ गए। अब देखो हमने तीनों के कारण निकाल लिया। अब तीनों में से कोई भी आए ना, आपको यही करना है, बस इसको छोड़ के। ये थोड़ा अलग कैलकुलेशन है, वो हम करते हैं अभी। आइडिया आया? तो अब तीनों में से आप कोई भी पूछा जाए तो याद रखें, बेझिझक यही करना है, चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, होलो हो, या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग हो। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग थोड़ा सा अलग से पढ़ा जाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं अब डिटेल में, मिटा देते हैं इसको। आइए नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें पोटेंशियल किसके कारण, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए बच्चों जल्दी से आइए, अच्छे से कर लेते हैं इसको भी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ये बाद में हम इसको पोटेंशियल भी निकाल लेंगे ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब एसेंस है, मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चलो ओके, अब मुझे ये बताओ, मैं ये सॉलिड ले लिया, ये लो भाई ले लिया, सॉलिड है ये, इसकी डेंसिटी कितनी है, अब लिख लो यहाँ पे, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत सिंपल है, ये पूछ लेते हैं कई बार, ध्यान से करना है। आइए देखिए, अब मुझे ये बताओ, इस पॉइंट पे बता सकते हो, इस पॉइंट पे केस 1 R इज ग्रेटर देन R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन, चार्ज कितना है, क्यू। अगर आप क्वेश्चन सरफेस भी ड्रॉ करोगे, चार्ज तो क्यू ही है, तो इसमें निकालने की क्या जरूरत है, ये तो आता है हमें, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। अगर मैं यहाँ निकालूँ तो इस दूरी पे, R दूरी पे, केस 2, ये बार बार क्यों करें, हमें आता है। यहाँ पे कितना होगा, सॉरी ये स्मॉल r आएगा, यहाँ आएगा कैपिटल R। ये दूरी तो R है ना, ये वाली तो, और ये वाली दूरी कितनी है, ये R है, तो निकाल ली। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत तो अंदर आएगी, दिक्कत अंदर आएगी, कैसे निकाल लेते हैं। तो मुझे तो किसके लिए निकालना है, मुझे तो भाई सेंटर और यहाँ निकालना है, इधर इस पॉइंट पे। चलिए निकालते हैं, क्वेश्चन सरफेस ड्रॉ कर लिया, पहला केस, राइट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसकी वैल्यू निकाल लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो आउटवर्ड ही, ऐसे होगी कि नहीं होगी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर एरिया वेक्टर का एंगल देखा जाए तो कितना है, सोचिए, 0, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो पहला पॉइंट, ये जो केस हम थर्ड ले रहे हैं, पहला पॉइंट तो हो गया हमारा, स्फेरिकल ले लिया। दूसरा पॉइंट, ई डॉट डी एस की वैल्यू भी बता दी आपने, कितना है वैल्यू भाई, ये आई वैल्यू ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज, बताओ कितना है। ये चार्ज क्या हो तो पूरे पे है, बट अंदर थोड़ी ना है पूरा चार्ज, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से समझिए चीज़ को। ये वैसे ही है जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा था ग्रेविटेशन फील्ड। तो ग्रेविटेशन फील्ड में देखिए ऐसे, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो क्यू डैश देखिए, तो क्यू डैश कितना लें इसके अंदर, ये क्यू डैश है,
या क्यू इन ले लो आप, क्यू इन इसके अंदर का चार्ज, तो वो होगा रो इनटू इसका वॉल्यूम, तो क्यू इन। अब चाहो तो इसमें ले लें, चाहो तो आप क्यू की टर्म में ले लें, कैपिटल क्यू की, आपकी इच्छा है। मोस्टली आपको ये इस टर्म में मिलता है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो ये क्यू इन आ गया, तो आप फोर्थ स्टेप लगाइए। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप होगा ई डॉट डी एस देन इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, पुट द वैल्यू। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ई विल बी सॉरी ई 4 पाई आर स्क्वेयर रो 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई मर गए आपस में, तो क्या है आर कट गया, तो यार सिग्मा आर 3 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर। कई बार तो यही पूछ लेते हैं जेई में, सीधा ये फॉर्मूला भी आ चुके हैं पूछे हुए हैं। तो अगर आप चाहो उस टर्म में लिखना चाहो तो उस टर्म में लिख लो। तो क्या आएगा? क्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर और एप्सिलॉन नॉट, और ये 3 भी है ना, ये कट जाएगा, तो ये आ गया क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 इंटू आर। अगर मैं आर कैपिटल आर कर दूँ, यहाँ से चलते चलते यहाँ आ जाऊँ, तो यहाँ कैपिटल आर ये कट गया, तो वही आंसर आ गया। तो ये फाइनली ये वाला जो आपने कैलकुलेशन निकाला ये बिल्कुल करेक्ट है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आपको इस टर्म में मिलता है। आगे हमने ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड, जैसे आपने मास डिस्ट्रीब्यूशन में किए हैं, तो लगभग सेम ऐसे इसमें भी किए जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया अंदर। तो अब इसका ग्राफ भी बना दो। तो ग्राफ भी तो जरूरी है बनाना, ये लो ग्राफ भी बना देते हैं। ग्राफ बताओ, देखो इधर ये रहा कैलकुलेशन। कैपिटल आर तक चलें तो सिंपल कैसा दौड़ेगा? ऐसे दौड़ेगा आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ गया भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद फिर से वही कैलकुलेशन। उसके बाद कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। ओके है, तो ये इन्वर्सली हो गया ऐसे, और ये यहाँ पे डायरेक्टली है आर के। तो ये ग्राफ हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। बहुत इजी है, ध्यान से करें, कोई इशू नहीं है। अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। चलिए अब मुझे क्या निकालना है? मुझे तो पोटेंशियल भी बताना है। तो पोटेंशियल थोड़ा सा समझिए उसको। अब बच्चा कुछ अपना दिमाग लगाता है, क्या लगाता है? देखिए इसको मिटा देते हैं। ग्राफ आपने नोटिस कर लिया, इसको आप बनाएं। आगे देखिए क्या होता है। मुझे तो पोटेंशियल बताओ यहाँ पे कितना है, इस दूरी पे, आर दूरी पे। आप चाहो तो स्फीयर बना लो, गॉसियन सरफेस। इस पे पोटेंशियल बताओ कितना है। आपसे बोला गया कि मैं इसको दोबारा बना लेते हैं, चलो। ये मैं 2 पॉइंट लेता हूँ। एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, बी पॉइंट। ये दूरी कितनी है? कैपिटल आर। एक पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पे, ए पॉइंट, स्मॉल आर। यहाँ पोटेंशियल बताओ कितना है। क्या बता सकते हो कि सरफेस पे पोटेंशियल कितना है एट सरफेस? तो बच्चे ने बोला जी कोई इशू नहीं है, सरफेस पे जो पोटेंशियल है वी सरफेस वो है के क्यू बाय आर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। मुझे तो ए पे बताना है। क्या सेंटर में पोटेंशियल 0 है क्या? अब बच्चा 0 मान लेता है, 0 नहीं है सेंटर में पोटेंशियल। कैलकुलेशन वाइज भी देखा गया तो देखिए क्या होता है। तो हमें तो एट आर बताना है, एट आर या एट पॉइंट पी या पॉइंट ए लिया ना। अब जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे वर्कडन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? ऐसे वर्कडन करना पड़ा। तो हमें एक फॉर्मूला याद है, आपने कराओ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम ए डॉट डी आर। ये कौन वर्क डन करता था? कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा इसी को ले लेते हैं, हम इसको उल्टा लिख लेते हैं, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। इससे क्या अंदाज़ा लगा आपको? इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी ले लिया है ना। हम ऐसे मान लेते हैं, तो यहाँ पे ए माइनस वी बी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो आप यहाँ पे कितना है? जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कितना है? आप इसको इस टर्म में लिखना चाहो या जैसे आप लिखना इच्छा है आपकी, रो R3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर।
ओके। और कहाँ से कहाँ लेंगे आप, स्मॉल आर से कैपिटल आर। तो वी ए माइनस वी बी अगर आप देखोगे तो ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे, आप चाहो तो इसको बाहर लिख लें, ये आया आर कैपिटल आर आर डी आर। ओके, तो वी ए माइनस वी बी क्या वैल्यू आएगी, देन विल बी 3 एप्सिलॉन नॉट, यह आएगा मैं लिख दूँ सीधा आर स्क्वेयर बाय 2 माइनस, और यहाँ आएगा आर स्क्वेयर बाय 2। ये वैल्यू कितनी है क्या बता सकते हैं आप, इसको आप देखो वी ए माइनस के क्यू बाई आर, ये क्या लिख दिया। अब इसको भी तो क्यू की टर्म में लिखना होगा आपको, तो इसको लिख लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, लो जी लिख लिया। ये 3 से 3 कट जाएगा, इसकी वैल्यू अगर आप रखोगे रो बाई वी 4/3 पाई आर क्यूब कट जाएगा, कटेगा स्टैंडर्ड वैल्यू में लें तो यहाँ आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, देन आर स्क्वेयर बाय 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर बाय 2। ओके, इसको इधर लेके जाएंगे तो देखो वी ए के क्यू बाय आर प्लस, ये देखो इधर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, क्यू के डिवाइड बाय 2r, इसको के मान लिया मैंने, आया समझ में। तो ये क्या हो गया, क्यू के आर स्क्वेयर बाय 2, और नीचे क्या आएगा आर क्यूब। इसको देखो अगर 3 हो गया, कितना वैल्यू आ गया, 3 के क्यू बाय 2r माइनस के क्यू आर स्क्वेयर बाय 2r3। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आर स्क्वेयर से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं 3 के क्यू बाय 2r3, और आप चाहो तो 3 तो अंदर रख सकते हो, अब चाहो इच्छा है आपकी, 3r स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। ये आपको बताता है कि पोटेंशियल क्या होगा। अब क्या देखते हैं, क्या चेक करते हैं इस पर क्या होगा। अगर मैं इसको कैपिटल आर रखूं तो बताइए कितना आएगा पोटेंशियल, 3r स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर 2r स्क्वेयर 2r स्क्वेयर 2r स्क्वेयर कट गया, तो बता कितना आया, वही आ गया सरफेस वाला। कि अगर मैं इसको r0 रखूं तो क्या आएगा, v सेंटर पे कितना आएगा, तो ये आएगा 3k क्यू बाय 2r। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर नॉट ए जीरो। सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता, क्या वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है। ओके, तो अगर आप इसका पोटेंशियल का ग्राफ बनाओगे तो आप वो भी बना लेते हैं। देखिए ये पॉइंट है मान लो r, ये वैसी इक्वेशन बनती है ये वाली जैसे आपने पढ़ी हो y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वेयर, कुछ ऐसी बनती है। तो आपको इसका ग्राफ भी बनाना आता है। तो ये जो इसके कर्व बनते हैं वो कुछ कर्व ऐसा बनेगा। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर, यहाँ पोटेंशियल कितना है, ये कुछ ऐसे जा रहा है आर के साथ रिलेशन, बट अंदर क्या होगा, अंदर तो और भी बढ़ता जा रहा है, तो और भी बढ़ता जा रहा है, ये कुछ ऐसी शेप लेता है फिर, है ना। ये जो वाली है ये कौन सी शेप हो गई, कन्वेक्स वाली, और ये कौन सी हो गई, कनकेव वाली। तो ये दोनों शेप आती है। तो ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं इसको। यहाँ अगर आ गए तो सेंटर पे अगर आप निकाल रहे हो तो सेंटर पोटेंशियल कितना आएगा, 3k क्यू बाय 2r। तो याद रखें पोटेंशियल सेंटर पे जीरो नहीं होता, दैट इज़ द वैल्यू एट द सेंटर, राइट। आप चाहें उसको उतारें। ओके, तो ये हमने क्या निकाली, एप्लीकेशंस गॉस थ्योरम से रिलेटेड। तो अब ये ज़रूर याद रखें क्योंकि बोर्ड में भी आती हैं और कॉम्पिटिटिव में भी ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं। तो ग्राफ अगर आ जाएँ तो क्या दिक्कत है, हमें आते हैं ग्राफ। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके चलिए, अच्छा मैं अगर आपको घर के लिए होमवर्क देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद से, तो क्या है वो देखिए। मान लो मैं आपको बोलूं 2 स्पीयर हैं, होलो स्पीयर, मेटेलिक आप मान सकते हो, कंडक्टिंग। और ये जो स्पीयर है इसका इनर रेडियस आपको दे दिया गया a, इसका आउटर रेडियस दिया गया, और वो क्या दिया गया b, क्या दिया गया b। ओके, एक इसके ऊपर एक और रेडियस बना, एक सॉरी स्पीयर दिया आपने, ठीक है। इसका जो इनर रेडियस है वो है c,
और इसका जो बाहर वाला रेडियस है वो है d। ओके, आपको ये जो शेल है वो ऐसा है, उसकी मोटाई है, कोस्को की बॉल देखी है आपने, थोड़ी मोटी होती है, उसकी थिकनेस होती है, काटेंगे तो आपको पता चलता है। तो आपको बस ये बोला गया, इसने ये बताया कि मुझे तो बस ये बता दो कि मैं एक r पॉइंट लेता हूँ कि क्वेश्चन 1, अगर मैं r लेस देन a ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्वेश्चन दूसरा, अगर r मैं a से तो मैं बड़ा ले लूँ और b से मैं छोटा ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई। क्यों, मैंने इस पे चार्ज दे दिया 2Q और इस पे चार्ज दे दिया 4Q। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं r b से बड़ा ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन, अगर मैं r b से तो मैं b से तो चलो हो ही गया, तो b से हो गया। हाँ, अगर मैं c से बड़ा ले लूँ और d से छोटा ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, अगर मैं r d से बड़ा ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सॉरी, मैं क्या लिख गया। तो कोशिश करना आप, अंदर वाले पे 2Q चार्ज है, बाहर वाले 4Q है। सारे फॉर्मूले लगते हैं, सारे रूल आप लोगों को फॉलो करने हैं। कंडक्टिंग स्फीयर कैसे होते हैं, चार्ज कहाँ स्टे करता है, राइट। तो आप खुद से करना। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।